नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हम जैसे हमेशा ही कहते हैं आपसे कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि क्या होता है कंपनी में जो भी चीज चल रही होती है ना, वो जो नंबर्स होते हैं ना, वो आपको समझा देते हैं कि क्या कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या मैनेजमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर कंपनी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको और हमको ना पता हो, या फिर कोई स्कैम होने वाला है जो कि साफ साफ नंबर्स आपको डिटेल में समझा देते हैं। बस बात यह है कि आपको उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए, आपको उनकी कही हुई बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो साफ-साफ आपको बता देते हैं कि हाँ भाई, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, यहाँ पे मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया है। ये नंबर साफ-साफ आपको यहाँ पे अच्छे से बता देंगे। बस आप जो है आप ही इग्नोर करते हैं उनको हमेशा। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको देख के समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं ना, वो है शाह मेटाकॉप शेयर के बारे में। ये एक आयरन प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप यहाँ पे देखें, आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाती है। ये एक कंपनी है। अब सबसे पहले आप इसकी मार्केट कैपिटल को देखिए। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है काफी छोटा है, 459 करोड़ का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। साफ साफ दिख रहा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है इस समय? 4 रुपए चल रहा है, मतलब 4.66 चल रहा है इसका करंट प्राइस, ये है। और अब कैसा होता है कि अगर 10 रुपए के नीचे आ गया कोई शेयर प्राइस, या फिर बहुत से लोग के लिए अगर 20-25 के पास, तो लोग कह देते हैं कि स्टॉक पेनी स्टॉक है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकली देखें तो कहना होता है कि अगर फेस वैल्यू से कम हो जाता है करंट प्राइस, तब उसको पेनी स्टॉक बोला जाता है। लेकिन क्या होता है जब स्टॉक ना एक रेंज के नीचे आ जाता है, तो सही में वो ना ऊपर जाना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बात ये है ना, प्राइस तब तक नीचे नहीं आता कि जैसे समझ लीजिए, भले कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट कोलैप्स कर जाए तो क्या होता है, वो संभाल नहीं पाते ना, रिटेलर्स फटफट सेल करने लगते हैं। जब स्टॉक ज्यादा रिटेलर्स के हाथ में होता है ना, प्राइस ऐसे ही काम करते हैं, एकदम अंड शंड काम करने लगते हैं। तो तब एक चीज होती है, तब प्राइस धाम से गिर जाता है। दूसरा, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो वो गिरते हैं, तब उनका ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो ऊपर आ जाएंगे, जैसे मतलब सारे माहौल अच्छे हो जाएंगे, जो टेंशन चल रही होगी मार्केट में वो क्लियर हो जाएगी, तो प्राइस तुरंत ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर वही फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तब प्राइस का ऊपर आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आप देखिए, जब कोविड आया था तो आप नहीं देखे थे, बहुत सारे स्टॉक 20 के आसपास आ गए थे। अशोक लीलैंड, उस टाइम पे अशोक लीलैंड हमने होल्ड कर रखा हुआ था। वो कुछ हमने लिया था कुछ 60-70 के आसपास। और उस टाइम पे प्राइस कितने, उस समय हम मार्केट में नए नए आए थे, और प्राइस कहाँ आ गया था, एकदम 20 के आसपास। एकदम मतलब अजीब सी फीलिंग आ गई थी, क्या करें अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उस समय एक समझ थी हमारे पास कि जब मार्केट गिरता हो तो उस समय सेलिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो प्राइस अशोक लीलैंड का गिरा था वो उसके फंडामेंटल्स की वजह से नहीं गिरा था, न कि बाहर उसकी वजह से कि मतलब वो पर्टिकुलर जो कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से तो प्राइस नहीं गिरी थी। गिरा था किस लिए? क्योंकि माहौल खराब हो गया था उस समय। उस समय सबके साथ यही सेम सिचुएशन चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट कोलैप्स हुआ था। तो गिरते हुए बाजार में अपने स्टॉक को नहीं बेचना चाहिए। ये तो आप उस समय भी हमें इतना नॉलेज हम लेके चल रहे थे कि ये चीज हमारे माइंड में पूरी तरह से क्लियर थी कि गिरते हुए मार्केट में हमें अपने शेयर्स को जाके सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, शेयर के बारे में बात कर रहे थे। अब आप देखिए कि अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो कितना कमा रही है कंपनी। सोचिए ना, कंपनी 1 रुपया भी नहीं कमा रही है। कंपनी 1 रुपया भी कमाने में सामर्थ्य नहीं है, वो 0.12 कमा रही है। और अभी भी मार्केट इसको रिवॉर्ड कितने कर रहा है, 37.7। मतलब वो जितना कमा नहीं रही है उससे ज्यादा का उसका दुगना तिगना, मतलब कितना ज्यादा गुना यहाँ पे मार्केट उसको यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहा है। मतलब ये चीज क्या है, लोगों को अभी भी ये शेयर अट्रैक्टिव लग रहा है। मार्केट में रिटेलर्स जो हैं उनको ये स्टॉक्स अभी भी लग रहे हैं कि ये मल्टीवेगर बन सकते हैं, ऐसा उनकी थिंकिंग है। ये यहाँ पे मार्केट के मूड को दर्शा रहा है इस समय। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें लग रही हैं। लेकिन अगर इसके डेट को देखेंगे तो कंपनी का डेट नहीं, कम नहीं है। ये इसके मार्केट कैप का आधा यहाँ पे इसका डेट है। क्योंकि एक ये चीज है कि अगर मार्केट में अगर ये कंपनी को, अगर ये अपने इंटरेस्ट को नहीं भर पाई, तो हो सकता है ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी आ सकती है। ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे लग रही है। थोड़ा हम नीचे चलेंगे, इसके नंबर्स को एनालाइज करेंगे, तब जाके थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी, तब हमें समझ में आएगा क्या ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है भी, या फिर हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने है आंखों के। अब देखिए, काफी समय तक ये गिरा हुआ था। 2015 से लेके 2014 तक इसकी रेवेन्यूज पे नजर डालिए।
182 करोड़ था ये 2015 में, और 2014 में 97, मतलब पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। अपने जितना ये कमा रहा था रेवेन्यू, उधर से पूरी तरह से, जैसे स्लाइड नहीं होता, जैसे आप स्लाइड पे बैठे हो ऊपर से एकदम नीचे आ जाते हो, सेम सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, कि यही चीज देखने को मिल रही है कि ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन 2025 और 26 में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो है इसका ये चीज बढ़ते हुए दिख रहा है रेवेन्यू। 2025 में 176 करोड़ का हो गया, और 2026 में 208 करोड़ का हो गया। इसने यहाँ पे थोड़ी बढ़त दिखाई। लेकिन ये चीजें क्या आपको इम्प्रेस करती हैं? क्या ये रेवेन्यू आपको इम्प्रेस करती है? क्या आपको अट्रैक्ट करती है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए? आप चलिए, अच्छा चलिए, रेवेन्यू बढ़ा गया, थोड़ा और नीचे नजर डालिए, क्या हो रहा है? कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। मतलब पिछले साल इसने 11 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था, और इस साल मात्र 2 करोड़ का। सोचिए, मात्र 2 करोड़ का इसने बस यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अदर इनकम पे नजर डालिए। कंपनी अदर इनकम ज्यादा कमा रही है, वाह! मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से नहीं कमा पा रही, वो अपने अदर इनकम से कमा रही है। ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अदर अदर इनकम से बनता हो, तो समझ लीजिए ये पूरी तरह से एक ट्रैप है, एक मैनिपुलेशन है। मतलब यहाँ पे रिटेलर्स को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप देखिए ना, यहाँ पर कंपनी 2 करोड़ कमा रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, अदर इनकम 20 करोड़ है, और यहाँ पे 11 करोड़ है, और यहाँ पे 28 करोड़। ये नहीं लगता एकदम सीधा सीधा यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, अगर आप इसका यहाँ पे ये देखिए, बॉटम लाइन, ये बॉटम लाइन किसकी और किसकी वजह से पॉजिटिव है? बस और बस ये अदर इनकम की वजह से। अगर ये अदर इनकम नहीं होता ना, तो इनका यहाँ पे प्रॉफिट आना, जो कि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर, जो नॉविस रिटेलर्स है, जिन्हें नहीं पता कि बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स कैसे रीड होता है, उसका क्या मतलब है आइटम्स के, वो नहीं समझ पाएंगे। कहीं से उन्होंने सुना, न्यूज है, न्यूज में जब रिजल्ट आता है तो अनाउंस होता है, वहां पे अगर कहीं भी उन्होंने पढ़ लिया कि क्या आ जाएगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट इस साल 12 करोड़ है, इस साल 33 करोड़ है, और कंपनी दे रही है डिविडेंड। अब इससे ज्यादा रिटेलर्स को कुछ नहीं चाहिए, उनको तो लग रहा है कंपनी प्रॉफिट कब कमाती है, आप बताइए, ऑब्वियस सी बात है। अगर उसने अपने माल को दुगने दाम में बेच दिया है, जितना उसने जितने का प्रोडक्ट बनाया उससे ज्यादा दाम में बेचा, तभी प्रॉफिट कमाएगी। ये एकदम सिंपल सा, ये एक फॉर्मूला लगाने से काम नहीं बनेगा। आपको देखना होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ नहीं फंस गए कि कोर बिजनेस से तो कमा नहीं रही, अगर इतना ही उसको बस देना होता ना किसी कंपनी को, बस ये 3 लाइन प्रेजेंट करनी होती, तो साफ साफ पिक्चर सामने आ जाता कि कंपनी सामर्थ्य नहीं है यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आ भी रहा है, इनका बॉटम लाइन पॉजिटिव में है भी, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर बॉटम लाइन पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम की वजह से, क्योंकि साफ साफ एक मैनिपुलेशन है। जो छोटी कंपनीज होती है, अक्सर हमने ऐसे उनको करते हुए देखा है कि उनका अदर इनकम ज्यादा कमाएगा उनके कोर बिजनेस से, और दूसरा वो डिविडेंड देना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से रिटेलर्स ऐसे स्टॉक्स में आके फंस जाते हैं। इसकी बैलेंस शीट को भी चलते हैं। ये इनका रिजर्व है, जो रिजर्व है वो 217 करोड़ का है कंपनी के पास। और कंपनी के ऊपर डेट, आप देख रहे डेट कितना है, 239 करोड़ का। मतलब कि जितना इनके पास रिजर्व नहीं है, उससे ज्यादा इनके पास डेट है कंपनी के पास। मतलब कंपनी का डेट यहाँ पे ज्यादा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है अगर इनको एक साथ यहाँ पे अपने लोन को क्लियर करना हुआ तो। इन्होंने यहाँ पे कैपेक्स किया हुआ है 100 करोड़ का। अगर आप यहाँ पे देखें नीचे थोड़ा इनके ट्रेड रिसीवेबल पे, ये देखिए 118 करोड़। अगर आप देखेंगे, इन्होंने 208 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। उसमें से अभी कितना नहीं मिला है इनको, 118 करोड़ को, मतलब कितना परसेंट नहीं आया है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलसी लीजिए। 118 डिवाइडेड बाय 208 इंटू 100, आप देख रहे हैं 57%। मतलब 50, जितना इन्होंने माल बेचा है, अगर मैं ये जाके कैलसी मार्केट में बेचूं, अगर इसको मैं 100 रुपए में, और 57 रुपया भी मुझे ना मिला हो, वो बोलेंगे कि हम आपको कुछ समय में देंगे, लेकिन अब मैंने तो 100 रुपीज का रेवेन्यू अपने बुक में लिख दिया। यहाँ पे मैंने कस्टमर्स को, यहाँ पे अपने जो मेरे इन्वेस्टर्स, उनको तो मैंने बोल दिया 100 रुपए का मैंने रेवेन्यू किया, लेकिन गल्ले में अभी 57 रुपीज गिरना बाकी है।
सोचिए 57 रुपीज गिनना, बाकी कितना बड़ा अमाउंट है। मतलब कोर बिजनेस में जो मैंने पैसे लगाए हैं, अब मैं और पैसे लाके लगाऊं अपने, जो मैंने वर्किंग कैपिटल के अपने पैसे निकाल के रखे, अब उस वो तो पैसे मेरे वहां चले गए, अभी तक मिले ही नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है, अगर कंपनी इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रही है। ये चीज इधर हो सकता है। आप एक चीज और भी एज्यूम कर सकते हो सकता है फेक रेवेन्यू इसने यहाँ पे दिखाया हो। ये भी तो हो सकता है। जब तक पैसा गले में न गिरे तब तक तो हमें अजम्पशंस करने के काफी सारे चांसेस हैं। हम कुछ भी अजम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं, हो सकता है कंपनी ने यहाँ पे फेक सेल्स यहाँ पे दिखाए हो। ये भी तो हो सकता है। आजकल स्कैम्स तो ऐसे ही किए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इनके रेशियोज को देखेंगे, तो देखिए रेशियोज क्या बता रहे हैं आपको। ये देखिए, अब रेशियो क्या बता रहा है, 208 दिन में जो मेरा पैसा है वहां, वो 208 दिन में मुझे मेरा पैसा मिल रहा है। सोचिए आप, मैंने प्रोडक्ट बेच दिया है और मुझे पैसा 208 दिन में मिले, और मुझे देना कितने दिन में है, जहां से मतलब रॉ मटेरियल मैंने उठाया है अपने कोर बिजनेस के लिए, वहां पे मुझे मात्र 34 डेज में देना है। मतलब मुझे एक लगभग एक महीने में पैसे दे देने हैं, और मुझे कितना लेट मिल रहा है। सोचिए मुझे यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा तब जाके मुझे अपना पैसा मिलेगा, और तब तक मैं अपने पॉकेट से पैसा लगा के अपने बिजनेस में लगाऊं। ये तो कोई मतलब नहीं बनता, और ऐसे तो बिजनेस नहीं चलता है। ठीक है। अब आइए नीचे, ये भी एक रेड फ्लैग है। कभी भी किसी रेड फ्लैग को आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आप इग्नोर करें तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया इनके। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे आ गए। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जो यहाँ पे प्रमोटर्स है उनकी कितनी होल्डिंग है, 29.15 की उन्होंने होल्डिंग रखी हुई है। मतलब यहाँ पे इनके हाथ से थोड़ी बात निकलती हुई दिख रही है। आप देख रहे हो किस तरह से झटाझट सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे बाय कौन कर रहा है, यहाँ पे बाय कर रही है पब्लिक। ये देखिए, पब्लिक के पास ये स्टॉक्स आ चुके हैं अच्छे खासे मात्रा में। देख रहे हो 1,11,672 इतने नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। पब्लिक ऐसे स्टॉक्स में आ चुकी है, वो इन्वॉल्व हो चुकी है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपसे आपको ना दूर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहते हो, आपको काफी काफी पसंद आ रही है स्टॉक, तो आप रखिए अपने वॉच लिस्ट में। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जब तक मैनेजमेंट यहाँ पे ग्रोथ ना दिखाए, यहाँ पे रेवेन्यू अच्छे से जनरेट ना करे, और यहाँ पे अपने वर्किंग जो उनका वर्किंग कैपिटल डेज है उस साइकिल को अच्छे से मैनेज ना करने लगे, तब तक आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आप फॉलो करते रहिए। आपको हो सकता है कंपनी मैनेजमेंट यहाँ पे कोई अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाए, तब आपको मौका मिल जाए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। लेकिन तब तक तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। जो कॉन कॉल देख रहे हो आप 2023 का, इसका तो इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग ही नहीं अरेंज करी है। सोचिए कुछ तो होगा ऐसा कि एनालिस्ट पूछ लेते और इनकी बैंड बच जाती। आपको पता है एनालिस्ट यहाँ पे एकदम खोद खोद के बातें पूछते हैं। यहाँ पे ये जो है ना आपके लिए एकदम प्राइमर इंफॉर्मेशन बन जाता है। यहाँ पे मैनेजमेंट और एनालिस्ट वन टू वन मतलब फेस टू फेस बैठ के बातें करेंगे, जो कि पूरी तरह से उन्हें सच सच यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ बताई तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके थोड़ा चार्ट को भी चलते हैं, चार्ट पे नजर डालते हैं कि चार्ट में क्या चल रहा है। ये देखिए इसका लाइफ टाइम हाई कितना है, अगर हम ध्यान दें तो 7.33। ये मतलब 7 रुपए के आसपास ऊपर आया, उधर से हाई मार के फिर नीचे आ गया। अब देखिए रिटर्न ही नीचे जा रहा है। देखो ये चीज यहाँ पे देखो ना, प्राइस ऊपर गया फिर रिटर्न नीचे आ रहा है। देखो इसके ऊपर जाने के चांसेस ना काफी कम है, क्योंकि उसको हर जगह रेसिस्टेंस मिलने वाला है। देखो रेसिस्टेंस को, ये देखो ये रेसिस्टेंस को इसने यहाँ पे क्रॉस किया, ऊपर जाके इसने क्लोजिंग तो दी, लेकिन उसके बाद रिटर्न नीचे आएगा। मतलब सोचो दूसरे दिन इसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये हाई को ब्रेक करता तो बायर्स तुरंत एक्टिव होकर ऊपर चलने जाने की कोशिश करते, लेकिन प्राइस तुरंत नीचे आ गई। इतनी यहाँ पे सेलिंग से लोग फंसे हुए हैं ना ऐसे स्टॉक्स में, वो तो निकलने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट को अव्वल दर्जा का काम करना होगा, इसको एकदम सुंदर बनाना होगा फंडामेंटल्स को, कि लोग देख के अट्रैक्ट हो, तब जाके इसमें पैसा लगाने लायक बनेगा। नहीं तो ऐसे स्टॉक्स को तो आपको तुरंत इग्नोर कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।